हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अपने को बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट दिया है व्हेन करंट वेरी विथ टाइम न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड ओनली इफ मोमेंटम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। तो देखो, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरा देखें, एम्पियर सर्किटल लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन बायोट-सावर्ट लॉ। एक क्या होता है कि जो ACL है वह डिपेंड करता है बायोट-सावर्ट लॉ पे, तो यह जो है वह फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं करंट कैरिंग, दो करंट कैरिंग वायर से समझते हैं हम लोग बात को। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसा कुछ है, और दूसरा इसके पैरेलल ऐसा कुछ है। मैं मान रहा हूँ इसमें जो है वह करंट फ्लो कर रहा है, टाइम का फंक्शन है I1, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये भी टाइम का फंक्शन है I2। अब इस I1 के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसे मैं बोल रहा हूँ B1T, और इस I2 के कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे मैं बोल रहा हूँ B2T। तो B1T कितना होगा, तो अपने को मालूम है कि जो B1T होगा वह होता है म्यू नॉट I1T बाई 2 पाई, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मैं R ले रहा हूँ। ठीक है, तो यह हो गया R, और यूनिट वेक्टर के लिए मैं N1 कैप बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं रैंडम कोई भी इक्वेशन हो सकता है, देखो करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं अभी N1 कैप ले रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं B2 लिखूँ T, तो यह कितना होगा, यह होगा म्यू नॉट I2T बाई 2 पाई R। अब यहाँ पे मैं इसे N2 कैप ले लेता हूँ डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो अगर मान लेते हैं इफ I1 एंड I2 आर कांस्टेंट। देखो, यह हम लोग सिलेबस में पढ़े हैं कि जब I1 और I2 कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पे फोर्स या तो अट्रैक्शन लगता है या तो रिपल्सन लगता है। ठीक है, या तो रिपल्सन लगता है। तो यहाँ पे और दोनों क्या होता है, दोनों इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसमें 1 बोल रहा हूँ इसे 2 बोल रहा हूँ, तो जो यहाँ पे जो फोर्स आता है वह आता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 0। और यही देखो न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, यही न्यूटन थर्ड लॉ है, क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे दोनों पे, समझना बात को कि जब दोनों में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यही है न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन अगर यहाँ पे सोचो, और यहाँ पे अगर मोमेंटम का बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, P जो टोटल होगा वो किसके कारण होगा, तो P ऑफ चार्ज के कारण होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या होगा कि अगर मान लो करंट जो फ्लो कर रहा है वो टाइम का फंक्शन हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अपने को मालूम है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हुआ, जैसे हम लोग समझो कि हम लोग EMW में पढ़ते थे कि यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे चार्ज वेरिएशन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, और उसका भी कोई फोर्स होता है, कुछ इफेक्ट होता है। तो देखो, फोर्स जो लग रहा है उस फील्ड के कारण, जो फील्ड क्रिएट हुआ उसके कारण जो उस पर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स बेसिकली मोमेंटम से रिलेटेड होता है। कोई भी फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, ये होता है dP/dt। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि वह जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि वहाँ से कौन डिफाइन कर रहा है उसे, तो उसे उसका चेंज इन मोमेंटम डिफाइन कर रहा है। किसका चेंज इन मोमेंटम, तो फील्ड का चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम लोग उसे कंसीडर ही ना करें मोमेंटम को, तो वह फोर्स गायब हो जाएगा, और फोर्स गायब हो जाएगा यानी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं रहा। जैसे कि अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे तो यह सिचुएशन है, लेकिन अगर मैं मान लिया कि यहाँ पे करंट कैरिंग जो है वायर है, वहाँ पे वह टाइम का फंक्शन है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो P टोटल अब हो जाएगा, वह P टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा P ऑफ चार्ज प्लस P ऑफ फील्ड, यह होगा। और यहाँ पे जो पहले हम लोग यह इक्वेशन लिखे थे, अब इस इक्वेशन को चेंज करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। देखो, अब यहाँ पे यह जो फोर्स है यह नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, और वह फोर्स किस कारण है, तो वह फोर्स फील्ड के कारण है, क्योंकि फील्ड क्रिएट हो गया है तो इसके कारण लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यह नहीं लिख सकते। अब समझ में आया क्या, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू माइनस DP किसका, तो यहाँ पे फील्ड का, यह P किसका है, यह फील्ड का है बाई DT।
यह इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। यानी आगे हम लोग बोलें तो कुल मिला के हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू माइनस डी पी फील्ड का बाई डी टी, या और यहाँ पे अगर ऐसा लिखें तो यहाँ से इधर कर दो प्लस डी पी फील्ड बाई डी टी, यह जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। यह कब लगा? जब हम लोगों ने फील्ड का मोमेंटम को कंसिडर किया। अब दूसरा केस हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं एक छोटा सा, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लेते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं कोई कंडक्टर को रखता हूँ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो टाइम चेंज करने के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग बोलते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूँगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसके कारण चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ध्यान से समझो कि अगर मैं इसके कारण यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव किस लिए कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। समझना बात को, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को मूव करा रहा है। अगर मैं उस फील्ड को कंसीडर ही ना करूँ तो फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो हम लोग एनएलएम का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं वो वैलिड ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो स्टेटमेंट फर्स्ट था मेरा, वो क्या है? वह सही स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग उसके मोमेंटम को कंसिडर करेंगे तभी हम लोग आगे बता सकते हैं। इससे और अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लो जैसे हम लोग रेडिएशन प्रेशर पढ़े थे, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर पढ़े थे, तो वहाँ पे बोलते थे ना कि फोटोन आ रहा है, फोटोन इस पे इंसिडेंट किया तो यहाँ पे मोमेंटम उसका चेंज हुआ, तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया। वह फोटोन भी तो तुम्हारा मोमेंटम ऑफ फील्ड ही है, क्योंकि लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और फोटोन क्या है? वही एनर्जी है। तो यहाँ पे जब गिर रहा है तो यहाँ से वह एक मोमेंटम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उसके कारण फोर्स आ रहा है। और फोर्स एक्चुअल में है ना, तो अगर मोमेंटम हम लोग लिए ना लें तो हम लोग फोर्स को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस लगा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया, मुझे लगता है यह काफ़ी है, तो यह वैलिड है। दूसरा देखो, यह जो दिया है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं छोटा सा। देखो क्या होता है कि बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग एक इनफाइनाइट वायर के कारण, एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण किसी आर डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं कितना? तो म्यू नोट आई बाई 2πr। और इससे करंट कितना जा रहा है? इस वायर से, जो इनफाइनाइट वायर है, देखो इससे करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखो, अगर मैं बोल दूँ कि यह तो बी होता है, तो मेरे को इस जो मैंने एक लूप लिया, इस क्लोज लूप में बी डॉट डी एल बताओ कितना होगा? तो देखो बी कितना है? बी है म्यू नोट आई बाई 2πr, और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2πr। तो यहाँ से यह कैंसिल हो गया, यह कितना आ गया? म्यू नोट आई। ध्यान से देखो तो यह कुछ और नहीं, यह ACL ही है, यह ACL ही है। तो हम लोगों ने क्या किया? बायोट-सावर्ट लॉ लिया और उससे हम लोग ACL प्रूव कर दिए। यानी ACL और बायोट-सावर्ट लॉ दोनों क्या है? लिंक्ड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सेकेंड, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।